हाँ जी, नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई है आप सभी को। पूरा एक साल आपने आपने नाइन्थ क्लास को दिया है। वेलकम टू टेंथ क्लास। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन हर एक बच्चे को। जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा गया उसको भी बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशन। जिसका रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड नहीं था उसको भी कंग्रेचुलेशन। वेलकम टू 24 वानी। मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ हम रिजल्ट इंप्रूव कराने के लिए बैठे हैं, आपका लेवल इंक्रीज करने के लिए बैठे हैं। चाहे वो आपके नंबर का लेवल हो, मार्क्स का लेवल हो, चाहे वो आपके नॉलेज का लेवल हो, चाहे वो आपके मेंटली अप्रोच का लेवल हो, है ना। क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है आपने। और टेंथ क्लास, सबसे पहली बात बेटा, टेंथ क्लास में ज़्यादातर बच्चों ने ये चीज़ आपने देखी होगी, जैसे ही पेपर आपके नाइन्थ के ख़त्म होने वाले होते हैं एकदम से चाचा ताऊ के जो है ना, दूर दूर के रिश्तेदार जो हैं, वहाँ से फ़ोन आने, आस पड़ोस से चीज़ें शुरू होनी कि बेटा बोर्ड की क्लास आ गई है ना, 1 घंटा फटाफट से अब जो तुम टाइम देते थे पढ़ाई को उसको बढ़ा के 5 घंटे कर दिया जाए, 6 घंटे कर दिया जाए। और बहुत सारे बच्चे ये चीज़ फेस कर रहे होंगे, हर किसी के साथ होता है, दुनियादारी है ना। तो सुनने को आपको ये चीज़ मिलती होगी ना, बार बार ये जो चीज़ें मिलती हैं पेपर एंड होते टाइम कि हाँ बोर्ड की क्लास आ गई, खेलना कूदना बंद कर दो, अब सीरियस हो जाओ, पूरी डेडिकेशन के साथ करना है ना। तो ये चीज़ें सारे जने फेस कर रहे होंगे। शर्मा जी का लड़के को देखो, उसने ऐसे किया तो आपको भी ऐसे करना है। साफ सी बात बेटा बताऊं, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हो, मेरी वीडियोस देख रहे हो, 101% मैं आपको प्रॉमिस देता हूँ, अगली मेरी सिर्फ 2 मिनट की बातें सुन लो। वो 2 मिनट की बातें डिसाइड करेंगे कि आप ये पूरा कोर्स कंटिन्यू करोगे या नहीं करोगे। और डेफिनेटली करोगे, 99.9% करोगे। ठीक है, 101% करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं पढ़ाने ही ऐसे वाला हूँ। और मैं इस चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ बेटा, कंटेंट में, हमारे कंटेंट में बहुत ज़्यादा दम होने वाला है। चाहे वो रहे एनसीईआरटी, चाहे वो रहे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। यहाँ पे एनसीईआरटी लिखा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही मिलने वाली है। हर चैप्टर के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एनसीईआरटी में सफिशिएंट नहीं होती। एनसीईआरटी लेवल बूस्ट कर देगा आपका अप टू 80%। अब जो वो 20% की गेम है, 100 पे पहुंचने वाली, 90 प्लस पे पहुंचने वाली, उस गेम को अपन ने देखना है। एनसीईआरटी तो बिल्कुल बिल्कुल एक तरह से ऐसे हो जाएगा आपका कि एनसीईआरटी दो दो बार आप इस तरीके से क्वेश्चंस को रिवाइज कर लोगे। तो बेटा अगेन वेलकम टू 24 वानी एजुकेशन। मेरा नाम है अंकित अरोड़ा। टेंथ क्लास की पूरी सेशन मैं यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ विद रिकॉर्डेड लेसन्स, सिलेबस कंप्लीशन, विद मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, प्लस आपके एमसीक्यूज और असर्शन रीजनिंग। जैसे जैसे सीबीएसई का पैटर्न चेंज होता है, ऑब्वियसली बात है आपके एग्जाम का पैटर्न भी चेंज होता है हर साल, है ना। कभी कुछ वो ऐड कर देता है, कभी कुछ वो बीच में से डिलीट कर देता है। उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे बिल्कुल प्यार से। तो अप टू डेट रहेंगे, हर चीज़ आपको अप टू डेट मिलेगी। 2 तारीख को कोई सीबीएसई का नोटिस आया तो आपको 3 तारीख को नोटिस मिलेगा कि ये चीज़ चेंज होगी बेटा, ये टॉपिक ऐड करना है, ये टॉपिक डिलीट करना है। हर चीज़ अप टू डेट आपको मिलेगी, सबसे पहली बात। दूसरी चीज़ बेटा, मैं आपको क्लियर बोलूं, जितने भी पड़ोसी, जितने भी रिश्तेदार आपको बता रहे हैं ये सारी चीज़ें, है ना, गेम शेम खेलना बंद कर दो, है ना, आउटडोर गेम्स खेलना बंद कर दो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है, फोकस करना है, ये वो, उनकी सारी बातें सुनो। एक बात नहीं सुननी कि खेलना बंद कर दो। हर चीज़ को टाइम देना है, हर चीज़ ज़रूरी है। आज मैं मेरी लाइफ में देखूं तो गेम भी ज़रूरी है, थोड़ा बहुत ये होता है बेटा। अगर आप किसी चीज़ को 5 घंटे से पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ ही रहे हो, तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ और चीज़ करने का मन करेगा, जाकि आपका माइंड एक्टिव हो। अब मैं सिर्फ 10 घंटे खेलता ही रहूँ, खेलता रहूँ, खेलता रहूँ, 11वें घंटे तो मेरा भी मन करेगा ना कि थोड़ा सा पढ़ लूँ। तो अपन ने इसको वाइस वर्सा करना है, उल्टा करना है। अपन ने पढ़ना है और साथ में हल्का फुल्का खेल कूद पे भी ध्यान देना है, जरूरी है, लाइफ है, ऐसे ही चलती रहेगी। तो अब सिर्फ 2 मिनट मेरी और बातें सुनो। पहले भी मैंने आपको 2 मिनट बोला, अब 2 मिनट और सुन लो। यहाँ तक अगर आप पहुंच चुके हो तो आई होप बिल्कुल प्यार से सुन रहे होगे। ये तो एक जरिया है आपकी, मेरी सारी जो दिल की भावनाएं आपके पास पहुंचाने का। आज पहली वीडियो है बेटा, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो टेंथ के कोर्स के बारे में जस्ट आपको मैं डिटेल बताने वाला हूँ कि हम पढ़ने कैसे वाले हैं। और उससे पहले आज की वीडियो फर्स्ट एक्सरसाइज की कॉन्सेप्ट वीडियो होने वाली है, इस पे बात करेंगे अभी। सबसे पहली चीज बेटा, बहुत सारे बच्चों के मन में डर होगा इस चीज का, जो होता है एक्चुअली में, ठीक है, होता है, 99% होता है। ऑफलाइन क्लासेस में 5-6 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ये चीज़ फेस करता आ रहा हूँ, ठीक है, 2017 से। क्या है बेटा, बहुत सारे बच्चों के माइंड में क्या कहते हैं, माइंड में इस चीज़ का टेस्ट होता है कि काफ़ी, कि सर टेंथ का लेवल आ गया। बहुत सारे लोग बोलना शुरू कर गए कि टेंथ का सिलेबस है, टेंथ का सिलेबस है, टेंथ का सिलेबस है। फ्रेंकली बोल रहा हूँ बेटा, 110%। अगर आपने नाइन्थ का मैथ पढ़ा है
और आपको 9th का मैथ 100 लगा, एवरेज लगा, तो आपको 10th का मैथ ईजी लगने वाला है। 10th का मैथ एज कम्पेयर टू 9th बहुत ज़्यादा आसान है। पहली चीज़ तो ये स्ट्रेस आपकी कम करेगी। 10th का मैथ आसान है और इसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ। 9th में कितनी सारी थ्योरम्स पढ़ी है ना बेटा, 8th चैप्टर में थ्योरम पढ़ी, 9th में फिर अपन आए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, उसके अंदर अपन ने थ्योरम पढ़ी विद बेस एंड डिफरेंट साइड्स ये वो। फिर उसके बाद बेटा अपन ने सर्कल्स के अंदर थ्योरम पढ़ी, अपन ने ट्रायंगल्स की थ्योरम पढ़ी, कितनी थ्योरम्स पढ़ ली। इस पूरी 10th क्लास के अंदर मुश्किल से 4 या 5 थ्योरम है। पूरे मैथ में कह रहा हूँ, चैप्टर में नहीं कह रहा, पूरे मैथ में ही 4-5 थ्योरम्स हैं। 2-3 आपकी सर्कल्स में बैठी हैं, 2-3 आपकी 6th चैप्टर में बैठी हैं। यहाँ पे आपका स्ट्रेस रिलीज होगा। 10th का मैथ डेफिनेटली ईजी है। दूसरी चीज़ जो बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि सर मेरा 8th 9th 7th 8th 9th का मेरा कॉन्सेप्ट वीक रह गया ड्यू टू एनी हाउ, किसी भी रीज़न से हो, चाहे वो आपने पढ़ाई नहीं करी, किसी की भी गलती हो सकती है, चाहे वो आपने पढ़ाई नहीं करी, चाहे जिस भी टीचर से आप पढ़ रहे थे नहीं समझ आया, होता है किसी को किसी टीचर का कई बार नहीं समझ आता, कुछ भी है, बट एनी हाउ कोई भी रीज़न से आपका ऐसा है, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ और क्लियर कर रहा हूँ बेटा, और इस चीज़ का मैं जुबान दे रहा हूँ, ये चीज़ नोट कर लो, चाहे जिस दिन इस जुबान से मैं पलटा मुझे बता देना, ठीक है। एक सिंगल कमेंट लिख देना, हाथों हाथ मैं वीडियो चेंज कर दूंगा। क्या कह रहा हूं बेटा, मैं सुनो मेरी बात ध्यान से। जीरो, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा, बेसिक लेवल से उठाऊंगा आपको, मीडियोकर पे लेके जाऊंगा। हर एक बच्चे का टारगेट है मेरा, चाहे कोई बच्चा मैथ्स में वीक है, चाहे कोई बच्चा मैथ्स में एवरेज है, चाहे कोई बच्चा मैथ्स में ओवर टैलेंटेड है, हर बच्चे को कंटेंट 1 नंबर का मिलने वाला है। उसका रीजन क्या है, लेवल 0 से स्टार्ट करने वाला हूं, 1 से भी नहीं, लेवल 0 से स्टार्ट करेंगे। कोई भी टॉपिक मुझे ऐसा लगा जो 8th से कनेक्ट हो रहा है, 9th से कनेक्ट हो रहा है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिकैप मिलेगा पूरे साल। एक वीडियो में नहीं कह रहा, मैं पूरे साल का प्रॉमिस दे रहा हूं आपको। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पूरा का पूरा क्या मिलेगा बेटा, रिकैप, कि बेटा अगर आपको ये वाला टॉपिक नहीं आता तो पहले ये टॉपिक समझ लो, ये डेफिनेशन का यहाँ पे यूज होने वाला है, इस चीज का यहाँ पे यूज होने वाला है, हर एक चीज मिलेगी। बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, मीडियोकर लेवल पे जाएंगे, एवरेज लेवल पे हम जाके उसके बाद एडवांस पे, तो बेस से उठा के एडवांस पे लेके जाऊंगा, इस चीज का मेरा प्रॉमिस है। किसी एक बच्चे ने भी किसी एक वीडियो में भी ये कमेंट कर दिया ना, या मुझे रिव्यू मिला कि सर इस वीडियो में जो है हमें ये वाला बेसिक चीज नहीं समझाई गई, हमने पिछली क्लास के अंदर नहीं करी, प्रॉमिस कर रहा हूं बेटा विद इन 24 आवर या विद इन 48 आवर्स, विद इन 24 आवर 99% आपकी वो वीडियो चेंज हो जाएगी वहां पे। अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ जी बच्चे बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हो जाता है कई बारी, मैं ये चीज़ पॉज करके चलूँ कि एचसीएफ जो है वो बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को होगा एचसीएफ बिल्कुल डिटेल में नहीं पता होगा, फॉर एग्जांपल टॉपिक कोई भी हो सकता है, तो मैं वो बेसिक भी आपको बता के जाने वाला हूँ। ये तो वो बच्चे कवर अप होंगे जिनका मैथ्स क्या है आपके पास, बिल्कुल बेसिक लेवल पे है। इन शॉर्ट कि आपका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, उसको हमने अप करना है। अब बात रही एवरेज बच्चों की, उसके लिए हम यहाँ पे एनसीईआरटी कर रहे हैं। हर एक वीडियो का कॉन्सेप्ट करेंगे, हर एक वीडियो का कॉन्सेप्ट डीपली करेंगे और बहुत प्यार से धीरे धीरे करेंगे, कवर अप होगा। जिसका एडवांस है सुन लो बेटा ध्यान से बात, सभी बच्चों का लेवल अप कैसे करने वाला हूँ, एनसीईआरटी करवाने वाला हूँ। बहुत ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। हर चैप्टर के एंड में आपको वीडियो मिलेगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए वीडियो मिलेगी। अब चाहे मुझे वो एक वीडियो बनानी पड़े, चाहे मुझे वो 10 वीडियो बनानी पड़े, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ ये आपका स्ट्रेस रिलीज करेगी। तीसरी चीज़, अब बिना कोई देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा सा बोरिंग लग रहा है अगर, तो शुरू करते हैं। लास्ट बस एक बात, अगर यहाँ तक आप सुन रहे हो तो मुझे इतना प्रॉमिस, मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि अगर यहाँ पे आप वीडियो के इस पॉइंट पे पहुँच गए, 4-5 मिनट की आई थिंक, यहाँ पे अगर आप पहुँच गए तो डेफिनेटली पूरा कोर्स आप कंटिन्यू करने वाले और बहुत प्यार से। जिस जिस चीज़ का प्रॉमिस करूंगा वो हर चीज़ मिलेगी, वर्कशीट्स आपको मिलेंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की एनसीईआरटी की वर्कशीट्स आपको मिलेंगी, विद सॉल्यूशन, विद लाइव क्लासेस, विद रिकॉर्डेड लेसन। हर चीज़ का प्रॉमिस जो यहाँ पे किया जाएगा वो पूरा किया जाएगा, फेक प्रॉमिस आपसे नहीं किया जाएगा, ठीक। कोई भी एक चीज़ का प्रॉमिस अगर आपसे आपको लगे कि सर ये चीज़ पूरी नहीं हुई, सिर्फ एक छोटा सा कमेंट करने की देर है, छोटा सा रिव्यू हमें मिलने की देर है, चक देंगे उस चीज़ को पूरी स्पीडली। और पूरी टीम की बात कर रहा हूँ मैं, अकेले मैथ्स की बात नहीं कर रहा। चलो मुद्दे पे आते हैं बेटा। अब हम 10th क्लास पढ़ने कैसे वाले हैं, अब ये मुद्दे की बात है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो सॉरी, यहाँ पे जो हम कोर्स कवर अप करने वाले हैं ना, क्या करने वाले हैं बेटा, मैं हर एक एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट वीडियो, हर एक एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल वीडियो, फिर कॉन्सेप्ट वीडियो, फिर न्यूमेरिकल वीडियो, फिर कॉन्सेप्ट वीडियो, फिर न्यूमेरिकल वीडियो। अब वो कॉन्सेप्ट चाहे एक वीडियो में बने चाहे 2 वीडियो में बने, तो इसी पैटर्न पे मैं चलने वाला हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर आपका रियल नंबर्स,
फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट, देन न्यूमेरिकल्स, then concept of second exercise, then complete second exercise with numerical, then third concept, then third numerical, then fourth exercise concept, fourth numerical, and at the last we'll solve the most expected, most important question. उसके बारे में हम लोग बात करेंगे. अब क्लास 10th, वेलकम टू 24 वानी अगेन. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहले चैप्टर का नेम है आपका बेटा रियल नंबर्स. यहां तक अगर आप सुन चुके हो तो आधे बच्चों ने, तो आधे नहीं बेटा 101% बच्चों ने डिसीजन बनाया है पढ़ना है तो यहां से पढ़ना है. प्रॉमिस कर रहा हूं, हर चीज का प्रॉमिस. कंपेयर कर लेना, जेन्युइन बोल रहा हूं बेटा, किसी भी प्लेटफॉर्म से कंपेयर कर लेना. अगर आपको लगे कि वहां से कंटेंट में कंपैरिजन आ रहा है, दमदार नहीं है, बस मैं कह रहा हूं सिर्फ एक कमेंट कर देना, मुझे बता देना कि कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया. ठीक है, बस. चलो, ये चीज बोल रहा हूं क्योंकि मैंने खुद की वर्कशीट्स इतने 4-5 सालों से मेहनत करके सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस वो सारे इकट्ठे करे हुए हैं. प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करते करते किस किस टाइप के बोर्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, किस हद तक जा सकता है. इजी पे जाएगा तो कैसे 1 2 3 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से डालेगा, थोड़ा सा एवरेज पे जाएगा तो 1 2 3 4 5 मार्क्स के कौन से क्वेश्चन डालेगा, सेकंड लेवल पे जाएगा, एडवांस पे जाएगा तो कौन से डालेगा. हर क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा. तो सबसे पहले बेटा बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला आपका चैप्टर का नेम होने वाला है रियल नंबर्स. क्लास 10th रियल नंबर्स, एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 1.1 कॉन्सेप्ट वीडियो रहने वाली है. टॉपिक का नाम हमारा रहेगा यूक्लिड, लेमा एंड एल्गोरिदम. कई बच्चे इसको यूक्लिड भी बोल देते हैं, ई साइलेंट होता है, तो यूक्लिड एल्गोरिदम या यूक्लिड एल्गोरिदम कुछ फर्क नहीं पड़ता. वेलकम टू इंडिया, इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे. तो कॉन्सेप्ट वीडियो है बेटा. सबसे पहली चीज, बिना कोई टॉपिक स्टार्ट कराए आपको मैं चैप्टर के नेम का मतलब बताने वाला हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल नंबर्स. आप चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो मेरे भाई, तो नाम तो पता होना चाहिए ना. रियल नंबर बेटा ऐसे नंबर्स, और सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे, टिपिकल लैंग्वेज यहां यूज नहीं करने वाला. कोई भी डेफिनेशन, कोई भी थ्योरी मुझे लगेगी आपको बुकिश पता होनी चाहिए, वो तो आपको मिलेगी ही मिलेगी. आपको सिंपल लैंग्वेज में हर चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं, इंग्लिश में एक्सप्लेन करने वाला हूं. ठीक. रियल नंबर क्या होता है बेटा? ऐसे नंबर जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, सिंपल लैंग्वेज. तो नंबर्स, कोई और डेफिनेशन देखने की जरूरत ही नहीं है, और बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है. अ नंबर, नंबर्स विच एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स. इस दुनिया में जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है बेटा? रियल नंबर बोला जाता है. तो चैप्टर का नेम हमारा है रियल नंबर्स. अब एक्चुअली में जो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रियल नंबर के कुछ एक ऑपरेशंस डिस्कस करने वाले हैं. आपने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना सीखा, दो नंबर के बीच में करते आ रहे हैं, थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास के. तो अब रियल नंबर पे किस तरह के ऑपरेशन लगाए जा सकते हैं, उनमें से सबसे पहला टॉपिक है बेटा यूक्लिड, लेमा और एल्गोरिदम. उसको स्टार्ट करने से पहले आपको इस वर्ड का मतलब पता होना चाहिए. चार चीजें यहां पे पढ़ाने वाला हूं बेटा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेमा, व्हाट इज यूक्लिड लेमा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्गोरिदम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम. दो डेफिनेशन है बुक में, लेकिन लेमा और एल्गोरिदम होता क्या, जब तक आपको वही पता नहीं होगा यूक्लिड, लेमा और एल्गोरिदम पढ़ने का फायदा नहीं है. लेमा क्या होता है बेटा बुकिश लैंग्वेज? अ स्टेटमेंट या फिर अ प्रूव्ड स्टेटमेंट, a proved statement which is used to prove, which is used to prove another statement, another statement is known as lemma. क्या बेटा मैंने कुछ खास लिखा क्या? समझ गए होगे, मैथमेटिकल वर्ड है बस, और क्या है. एक ऐसी स्टेटमेंट जो दुनिया का सच है बेटा, हमेशा सच है, हर किसी के लिए सच है, मेरे लिए सच है, आपके लिए सच है, हर किसी के लिए सच है. जिसको भी पूछोगे वो उसका वही आंसर देगा. उस स्टेटमेंट का अगर यूज किया जाता है कुछ और स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए, कोई और थ्योरम प्रूव करने के लिए, तो दैट पर्टिकुलर लेमा इज नोन एज द यूक्लिड डिवीजन लेमा. ध्यान से समझना है, बिना टेंशन के, चिल मरो. देखो क्या कुछ नहीं कह रहा है. मान लो मैं बेटा ऐसा लिख दूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 इन एनी ट्रायंगल ABC. ये तो पता ही है, इतना ये तो बेसिक पता अपने को. किसी भी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है बेटा? 180. और आप इसका प्रूफ भी देख चुके हैं. अब अगर मैं
ये चीज़ हमें पता है कि इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, 7th 8th 9th में हम पढ़ रहे हैं। तो अगर मैं इस स्टेटमेंट का यूज करके बेटा, इसका मैं यूज करके मैं कोई और स्टेटमेंट प्रूव कर दूं, हमें पता है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है वो यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। इसका यूज करके मैं कोई और थ्योरम या स्टेटमेंट प्रूव कर दूं तो दैट इज नोन एज द लेमा। उसको क्या बोला जाएगा? लेमा। एक ऐसी स्टेटमेंट जिसकी हेल्प लेके, जिस चीज की हेल्प लेके किसी चीज को सोल्व किया जाए, प्रूव किया जाए, किसी अनदर थ्योरम को प्रूव किया जाए, दैट इज नोन एज द लेमा। अब मेन मुद्दे की बात आती है कि अगर लेमा ये है तो फिर बेटा इक्विलिड डिवीजन लेमा क्या है? यूक्लिड लेमा या यूक्लिड डिवीजन लेमा, कुछ भी कह दो, यूक्लिड डिवीजन लेमा। डिवीजन पे हाईलाइट रखना, काम आएगा। पूरी एक्सरसाइज के अंदर बेटा डिवाइड की बात होने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं डिवीजन वर्ड का यूज कर रहा हूं यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं इसको कनेक्ट में करते हुए जाऊंगा। अब अगर वो लेमा है पहली बात, तो इसका मतलब वो पहले से सच स्टेटमेंट है, वो किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज की जाएगी। तो ऐसी कौन सी स्टेटमेंट आ गई 9th क्लास तक कि जिसको हम पढ़ भी चुके हैं? वो कह रहा है प्रूव कर चुके हो भाई तुम। अगर भाई मेरे प्रूव कर चुके हो, मेरे छोटे भाई छोटे बहन, यहां देखो, अगर वो कह रहा है कि ऐसी स्टेटमेंट जो पहले से ही तुम प्रूव कर चुके हो उसको किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए यूज किया जा रहा है ना, पहले से प्रूव कर चुके हो उसको, फिर ऐसी कौन सी स्टेटमेंट आ गई भाई दुनिया में जो हमने 9th क्लास तक पढ़ ली, यूक्लिड का तो नामो निशान नहीं आया? आ जाओ, यहां आ जाओ, ध्यान से सुनना। जो मैं लिखने वाला हूं वो 101% समझ नहीं आएगा, लेकिन उसको जैसे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं तुम कहोगे अरे सर क्या कर रहे हो, ये तो हमने पढ़ चुके हैं, 5th 6th क्लास से देखते हुए आ रहे। आ जाओ, देखो, फॉर एनी, ये बुकिश लैंग्वेज है बेटा, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर, जिनका नाम रख देते हैं ए एंड बी, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट, for any two positive number there and exist q and r such that a is equal to में bq plus r where r is less than b greater than equal to 0। बहुत सारे बच्चे तो चमक गए कि सर क्या लिख दिया, कुछ समझ से बाहर हो गया, कुछ समझ नहीं आया। समझ नहीं आया वो काम मेरा है, वो समझाने का काम मेरा है। इस चीज़ का ध्यान रख लो कि पूरी एक्सरसाइज के अंदर ये स्टेटमेंट यूज होने वाली है और ये चीज़ आप पढ़ चुके हो। मैं इजी तरीके से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ नहीं कह रहा वो कह रहा है ए और बी दो ऐसे पॉजिटिव नंबर हैं जिनके लिए क्यू और आर हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, जिनके लिए ये होगा। अब ये क्या है उसकी बात सुनो, उससे पहले एक चीज़ देखो, क्या आप सभी को डिवाइड करनी आती है क्या? मैं मानता हूँ आप सभी को डिवाइड करनी आती है। तो मुझे पता है कि अगर मैं 9 को 2 से डिवाइड करता हूँ, क्वेश्चन मेरे पास 4 है और रिमाइंडर मेरे पास 1 है। इसी चीज़ को इसने इस फॉर्म में लिख दिया और उसने बोल दिया यूक्लिड लेमा। बस उसने लिखने का तरीका बदल दिया, बन गया वो साइंटिस्ट। आपने ये पढ़ा हुआ है ना, यही चीज़ है। कैसे? आ जाओ, प्यार से देखेंगे सभी। ए, यहां पे जो ए है बेटा वो ए है आपका, ध्यान से सुनना। ए जो आपका है यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ ताकि हेल्प मिले आपको ये चीज़ समझने में। ए मेरे पास है बेटा डिविडेंड, ए मेरे पास क्या है? डिविडेंड। बी मेरे पास क्या है यहाँ पे? डिवीज़र। डी मेरे पास क्या है बेटा? डिवीज़र। ये जो क्यू बैठा है ना, ये क्यू मेरे पास क्या है? ऊपर जो क्वोशिएंट आता है। ये आर मेरे पास क्या बैठा है बेटा? रिमाइंडर बैठा है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, वो चीज़ आप पढ़ चुके हो। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कौन सी क्लास में पढ़ा था? 5th 6th में आ गया था ये डिवाइड के अंदर। ये इसके इक्वल होता है वेयर आर इज रिमाइंडर। जो रिमाइंडर है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। प्रूव करूं बेटा? आ जाओ,
9 इज डिविडेंड, यानी कि a की वैल्यू क्या होगी बेटा यहाँ पे 9। a मेरे पास कितना हो गया 9 हो गया अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ना, और मैं डिवाइड किससे कर रहा हूँ 2 से, तो b मेरे पास क्या हो गया बेटा डिवीजर। डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्वेश्चन कितना आया मेरे भाई, क्वेश्चन तो 4 आया। रिमाइंडर कितना आया मेरे भाई, रिमाइंडर तो 1 आया। अब ये चीज सच कैसे हुई, जो मैंने आपको बोला ये हमेशा सच होगा, रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होगा। क्या 2 से छोटा है क्या, ऑब्वियस सी बात है। अगर यहाँ पे 2 या 2 से बड़ी वैल्यू आ गई, मान लो यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ जाता, तो 2 1 जा 2 आगे फिर वो कटता ना, तो रिमाइंडर जो होगा हमेशा डिवीजर से क्या होगा बेटा छोटा होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। ये तो अब देख लिया, बस इतनी सी चीज पे आपने फोकस करना है। हम यहाँ 2 पॉजिटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, ठीक। अब बेटा क्या मैं उस डिवीजन को यूक्लिड डिवीजन लेमा में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा स्पेलिंग जो मिस्टेक है उसको इग्नोर करके चलेंगे। लो जी, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए कितना है बेटा, ए की जगह मैं 9 पुट कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात, समझ आ रहा है ना यार। बस फोकस रखना, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कराऊंगा, है ना, पढ़ेंगे खेलेंगे हंसेंगे, मैं आपको रुलाऊंगा भी। अगर लाइन से बाहर जाओगे ना, एक लाइन लय में रहोगे तो बहुत बढ़िया, एक लय में रहो, मस्ती करो खेलो कूदो। मैं खुद यार मस्ती करने वाला पर्सन हूँ, मस्ती करो खेलो कूदो पढ़ो, फोकस रहो, अपना टाइम टेबल बनाओ, कोई चक्कर नहीं है। लय से बाहर गए, पढ़ते टाइम बाहर गए, फिर तो बेटा 1 साल जिम्मेवारी हो आप, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। पेरेंट्स ने भरोसा किया है, बहुत सारे लाखों बच्चों ने, हजारों बच्चों ने, जितने भी वीडियोस देख रहे हैं, चाहे एक भी बच्चा वीडियो देख रहा है, उन सभी बच्चों ने मेरे पे भरोसा करा है, तो भरोसे पे मुझे खरा उतरना है, ठीक। पढ़ते टाइम पढ़ेंगे, हाँ ये है कि ठीक है मस्ती से पढ़ेंगे, कोई ज़्यादा बोरिंग वाला वो काम नहीं करेंगे, मस्ती से पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे पूरा डीपली, हर एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बिल्कुल प्यार से। इस चीज़ को बेटा हर वीडियो में यूज़ करूँगा, याद रख लेना। जब भी कोई पार्ट आप वीडियो का स्किप करते हो ना, कब क्वेश्चंस कराते टाइम टीचर आपको कुछ नोट दे के चला जाए, वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, ठीक है। अब मान लो मैंने कोई चीज़ क्वेश्चन कराते कराते आपको एक छोटी सा नोट दे दिया कि बेटा ये नोट है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, ऐसा होगा तो हमेशा आपको ऐसा करना है, और वो चीज़ आपने मिस कर दी, पेपर में कहोगे सर ने तो मुझे बताया नहीं था। ना मेरे भाई, सर का कोई कसूर नहीं है, तूने वो पार्ट स्किप कर दिया ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि ये टॉपिक तो मुझे आता है, एचसीएफ निकालना तो मुझे आता है, एलसीएम निकालना तो मुझे आता है, तो वो गलती किसकी मानी जाएगी, आपकी गलती मानी जाएगी। स्किप नहीं करनी है वीडियो, हर एक चीज़ बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा, 101% प्रॉमिस कर रहा हूँ। एक सिंगल लाइन, सिंगल डेफिनेशन, सिंगल वर्ड नहीं होगा जो इससे बाहर आ जाए, ठीक। तो उस चीज़ का मेरी तरफ से कंटेंट का 101% पूरी वाणी एजुकेशन का जो है वो प्रॉमिस रहेगा आपके साथ। मेहनत आपकी है, मेहनत नहीं करोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, 1 घंटा मेरी वीडियो देखने के बाद, लेक्चर कवर अप करने के बाद 1.5 से 2 घंटा नहीं पढ़ोगे बेटा, कोई फायदा नहीं है, अगले दिन गायब हो जाएगा, वैनिश, खत्म, है ना। टॉपिक ऑब्वियस सी बात है, कनेक्ट होते हैं, इतनी तो आप समझते ही हो। करें, आ जाओ बेटा, बिल्कुल प्यार से करेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी मेरे भाई, ए की वैल्यू कितनी होगी 9 होगी ना। बी किससे डिवाइड किया मैंने, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन तो मेरे पास 4 आया, प्लस रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर तो 1 बचा। तो मैंने ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, जो रिमाइंडर है वो डिवीजर से छोटा है, रिमाइंडर जो है वो डिवीजर से यानी कि 2 से छोटा है, 0 या 0 से बड़ा है। तो क्या ये स्टेटमेंट इस एल्गोरिथम, इस सॉरी डिवीजन को नहीं दिखा रही? अगर ये इस डिवीजन को दिखा रही है तो यही तो यूक्लिड लेमा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, जिसको हवा बना रखा है बच्चों ने कि क्या लेमा लेमा लेमा। फर्स्ट चैप्टर है, मैं मानता हूँ थोड़ा सा 1.1 और 1.3 के अंदर थ्योरी है, लेकिन अब अपन थ्योरी इतने प्यार से करने वाले हैं। अगर आपको 1.1 समझ आ गई ना मेरी कराई हुई, समझ लो मैं कहता हूँ कुछ बचा ही नहीं फिर। क्योंकि एक्चुअली में मैं ये चीज फ्रेंकली मानता हूँ कि पहला चैप्टर आपके पहले चैप्टर में नहीं होना चाहिए। मतलब कि स्टार्टिंग करते यार बच्चों के 10th के सामने स्टार्टिंग करते पहली एक थ्योरी डाल दी, बताओ, गलत बात है ना। न्यूमेरिकल स्टार्ट होने चाहिए, हल्के फुल्के न्यूमेरिकल की एक्सरसाइज स्टार्ट हो, फिर कर दो यार 2-3 बार थ्योरी कर दो, बच्चों को कॉन्फिडेंस में तो आने दो। पर प्यार से करेंगे, हर एक चीज समझ आएगी। जो चीज नहीं समझ आएगी उसका मैं बेस्ट एग्जाम्पल देके जाऊंगा आपको, सिंपल एग्जाम्पल दिया, क्लियर हो गया। मैं नहीं मानता किसी बच्चे को नहीं हुआ होगा। मैंने 9 से 2 को डिवाइड किया,
उसको मैंने यूक्लिड लेमा से कनेक्ट कर दिया कि ये चीज है बेटा, कुछ नहीं है खास, और यही चीज है, कुछ इससे बाहर नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? बहुत प्यार से एक आधा और एग्जांपल देख लें। ये लो आ जाओ कोई बड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो बेटा मैं 120 को, है ना, 120 को डिवाइड कर रहा हूं फॉर एग्जांपल मैं 9 से, तो 9 वन जा 9, क्या होगा 12 माइनस 9। सीधा कट करना है तो सीधा कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो, चाहे मैं कोई बड़ा नंबर एग्जांपल ले लूं, समझाने के लिए कर रहा हूं। हर टाइप का न्यूमेरिकल तो आपको यहाँ पे बताने ही वाला हूँ। यहाँ पे आ जाओ बेटा, मैं सीधा मान लो 120 को 100 से डिवाइड कर रहा हूँ। चलो 100 वन जा कितना हो गया 100, रिमाइंडर मेरे पास कितना बचा बेटा 20। लिखना एक बार इक्विड लेमा के अंदर, इसका ये स्टेप लिखना इक्विड लेमा का डिवीजन स्टेप। कैसे लिख सकते हो? ए की वैल्यू मेरे पास क्या है मेरे भाई 120, किससे डिवाइड किया जा रहा है 100 से, 100 से डिवाइड करके क्वोशंट क्या आ रहा है मेरे भाई 1, रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। जो रिमाइंडर है 1 वो किससे छोटा है डिवीजर से, डिवीजर कितना बेटा 100, सॉरी रिमाइंडर 20 आ रहा है, वो किससे छोटा है बेटा 100 से। यहाँ भी 20 है ना, रिमाइंडर की वैल्यू 20 है, और वो किससे बड़ा है बेटा 0 से बड़ा है। कोई दिक्कत? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डन? प्यार से समझ आ गया सभी को? आ जाओ मेरे भाई अगले टॉपिक पे आ जाओ। बस यही बेसिक है, 50% बेसिक कंप्लीट। अब छोटी सी डेफिनेशन देखो, अगली जो डेफिनेशन है बेटा वो डेफिनेशन है यूक्लिड एल्गोरिदम क्या होता है। अब फिर से मैं वही चीज बोलूंगा, जब तक आपको एल्गोरिदम की बात ही नहीं पता मेरे भाई, आप एक यूक्लिड एल्गोरिदम को कैसे अच्छे से जान पाओगे? बेसिक तो नहीं आएगा। तो आप एल्गोरिदम पे आ जाते हैं पहले कि एल्गोरिदम क्या होता है। आ जाओ जी। आ जाओ बेटा, अगली डेफिनेशन मेरे पास क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम बेटा बहुत सारे बच्चे समझते होंगे, जिन्होंने कंप्यूटर साइंस ली है उन बच्चों को इस वर्ड का मतलब भी पता होगा। एल्गोरिदम क्या होता है? सिंपल, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बुकिश लैंग्वेज में, स्टेप्स, या लिखो सीरीज ऑफ स्टेप्स, सीरीज ऑफ, और अच्छी कर दो डेफिनेशन, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड, सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। और ये एल्गोरिदम इस एक्सरसाइज के अंदर लेमा से कनेक्ट होगा। एल्गोरिदम मैंने क्या बोला बेटा यहाँ पे? मैंने बोला एल्गोरिदम कुछ और नहीं, एक सीरीज ऑफ द स्टेप्स है जो किसी चीज को सॉल्व करने के लिए काम आती है। मतलब आप मान लो कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कुछ भी सॉल्व कर रहे हो, आपको उसने 4 स्टेप्स में आपने सॉल्व कर दिया, सीरीज ऑफ द वेल डिफाइंड स्टेप्स, 4 स्टेप्स में सॉल्व कर दिया ना, तो दीज 4 स्टेप्स आर नोन एज द एल्गोरिदम। बस इतनी सी कहानी है। अब बात आई, अगर ये स्टेप्स ही है, अगर किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ही यूज हो रहा है, कुछ भी हो सकता है बेटा। आप मान लो डिवाइड कर रहे हो किसी क्वेश्चन को, आपने उसको 4 लाइंस में लिखा, एक वेल डिफाइंड लाइंस के अंदर लिखा कि पहले ये स्टेप होएगा, फिर ये होएगा, फिर ये होएगा, अब इसका आंसर ये आएगा, तो दीज स्टेप्स आर नोन एज द एल्गोरिदम। अब अगर एल्गोरिदम ये चीज है, तो यूक्लिड एल्गोरिदम क्या होता है बेटा? यूक्लिड एल्गोरिदम देखो और लास्ट में बेटा मैं आपको क्वेश्चन भी, 2 तरह के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे हमारी पूरी एक्सरसाइज के अंदर। इस कॉन्सेप्ट को बताने के बाद ना मैं आपको न्यूमेरिकल भी यहाँ पे बता के जाऊंगा, 2 न्यूमेरिकल, कि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हम एक्सरसाइज में कवर अप करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आपका लेवल बूस्ट होगा। यूक्लिड एल्गोरिदम मेरे क्या होता है मेरे भाई? अब है तो वो एल्गोरिदम सीरीज ऑफ, क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व या टू फाइंड HCF ऑफ
टू नंबर्स, HCF ऑफ टू नंबर्स, सीरीज ऑफ स्टेप्स या वेल डिफाइंड स्टेप्स लिख देना यहां पे, बहुत अच्छी बात रहेगी। सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स टू फाइंड HCF ऑफ टू नंबर्स इज नोन एज यूक्लिड, बंदे का नेम है भाई, इज्जत देनी है, यूक्लिड्स एल्गोरिदम। बस क्या कहता है, कौन है यार, जब नहीं उठा रहा तो क्लास में हूं ना यार, क्यों परेशान कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है। चलो ऐसे सुबह सुबह बस फोन से मैं वैसे ही दुखी हो जाता हूं जल्दी से। देखो यूक्लिड एल्गोरिदम क्या बोलता है बेटा, सीरीज ऑफ द वेल डिफाइंड स्टेप्स टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स। अब अगर आप कह रहे हो कि एल्गोरिदम होता है कि कुछ क्वेश्चन को सोल्व करना हो, अपन ने 4 स्टेप लिखने हो, तो भैया सर ने तो समझाया कि उसको एल्गोरिदम बोलते हैं। अब वही 3 4 2 3 जितने भी स्टेप बनेंगे, अगर वो HCF निकालने के लिए किया जा रहा है, वो स्टेप्स HCF निकालने के लिए यूज हो रहे हैं, वो क्वेश्चन HCF निकालने वाला है, तो उन्हीं स्टेप्स का नाम क्या हो जाएगा, यूक्लिड एल्गोरिदम। अब यूक्लिड एल्गोरिदम के अंदर कौन से स्टेप्स का यूज करेंगे, ये मजेदार बात है। यूक्लिड एल्गोरिदम के अंदर हम खुद यूक्लिड लेमा का यूज करने वाले हैं हर एक स्टेप में। सर ये क्या बोंदला रहे हो, नहीं बेटा बोंदला नहीं रहा, एक एग्जाम्पल का वेट करो, छोटे से एग्जाम्पल का वेट करो, मैं कहता हूं मजा सा आ जाएगा आपको। अब देखो यहां पे सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन जो आपके पास चलने वाला है, इसी को कनेक्ट करूंगा, जिसको नहीं समझ आया बिल्कुल प्यार से समझ आएगा, ध्यान से सुनो। HCF क्या होता है बेटा, सबसे पहली बात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जिन बच्चों को नहीं पता वो देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, पता हो ना पता हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किसी भी 2 3 4 नंबर्स में जो सबसे बड़ा नंबर कॉमन होता है उसको हम HCF बोला करते हैं। और HCF निकालने का मेथड क्या होता है मैं पहले वो बता रहा हूँ, उसके बाद में आपको यूक्लिड HCF पे इस पे लेके आऊंगा एल्गोरिदम पे। कैसे निकालते हैं बेटा, मान लो मुझे पता है 12 और 4 में दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है 4, ये तो आपको पता ही है ना। करते कैसे होते थे बेटा छोटी क्लासेस में, लो जी 2 से डिवाइड कर दिया सर 6 आ गया, 2 3 6 आ गया, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 एकम 3, 4 को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 दूना 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 एकम 2, तो 12 कैन बी रिटन एज, 12 को कैसे लिख सकते हैं बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 को कैसे लिख सकते हैं मेरे भाई 2 इंटू 2, चाहे 1 लगाओ ना लगाओ एक ही बात है। फिर अपन क्या करा करते थे, ये तो करते थे ना, HCF निकालने के लिए मैं इसको फैक्टर में डिवाइड किया करता था। अब वो फैक्टर में डिवाइड करने के बाद बेटा 2 कितनी बार कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 2 बार कॉमन आ रहा है, तो जो नंबर कॉमन आता था, हाईएस्ट कॉमन आता था, उसको अपन क्या बोला करते थे HCF। ये तो कौन सा मेथड था बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड था, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये भी मेथड आएगा बेटा अगली एक्सरसाइज में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसी HCF को निकालने के लिए जब आप लेमा का यूज करके कुछ स्टेप्स लिखोगे उसको यूक्लिड एल्गोरिदम बोलोगे। नहीं समझ आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन है बेटा, इसी को रब कर रहा हूं मैं एक बारी, या यहीं पे कर देते हैं, देखो यहीं पे करते हैं, ठीक। देखो प्यार से 2 एग्जांपल से समझाऊंगा, डेफिनेटली समझ आएगा। मैं बेटा क्या करूंगा, 12 को 4 से डिवाइड करूंगा। सबसे पहले आप ढूंढोगे कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। आप देखोगे कि हाँ बड़ा नंबर तो 12 है, छोटा नंबर मेरे पास 4 है। जिन दोनों के बीच में HCF निकालना है, ये ध्यान रखना यहाँ पे मैं 2 नंबर्स की बात कर रहा हूँ। यूक्लिड एल्गोरिथम 2 नंबर के बारे में बात करता है, ठीक है, उसके स्टेप्स को बोला जाता है। तो क्या 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या, 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या, 0। अभी देखा अपन ने, अगर मैं ऐसा लिखूं बेटा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा, क्या मैं ये चीज बोल सकता हूं, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज लेस देन बी
ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, अभी तो समझा के आ रहे हो। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? 4 इंटू 3 प्लस 0 वेयर 0 इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 4। बिल्कुल लिख सकते हो सर, अभी आपने समझाया है। डिविडेंड इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर वेयर रिमाइंडर इज ऑलवेज लेस देन डिवीजर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मेरे भाई, मेरी जान, मेरी बात सुन, ये कौन था? ये यूक्लिड लेमा की स्टेटमेंट थी। अपन ने एक स्टेप के अंदर क्या निकाला? एचसीएफ निकाला। पता है क्या एचसीएफ आएगा? ये जो लास्ट डिवीजर होगा, ध्यान से सुनना, एक और एग्जांपल बताऊंगा। ये जो लास्ट डिवीजर होगा यही आपका एचसीएफ निकलेगा, जिसकी वजह से रिमाइंडर कितना आ रहा होगा? 0। अब कहोगे सर क्या आप था सीधा सीधा डिवाइड ही ना हो? बता रहा हूं बेटा, उसी एग्जाम्पल पे आ रहा हूं। ये लेवल 1 का एग्जाम्पल है अभी, है ना? तो इसी स्टेप को क्या बोला जाता है बेटा? कितने स्टेप्स का हमने यूज किया? हमने एक स्टेप का यूज किया, और उस स्टेप में क्या लगाया? हमने लेमा लगाया। तो जितनी बारी लेमा लगेगा, मान लो 3 बार लेमा लगता, तो आप उन तीनों स्टेप्स को क्या बोलते? यूक्लिड एल्गोरिदम। क्यों? क्योंकि वो स्टेप्स किसके लिए यूज हो रहे हैं? एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज हो रहे हैं। चमकी बात। तो जब भी एचसीएफ फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स लिखोगे, यूक्लिड लेमा के स्टेप्स लिखोगे, उसको क्या बोला जाएगा? यूक्लिड एल्गोरिदम। अब थोड़ा सा मैं अपना लेवल क्वेश्चन का आप करता हूं। अब आ जाओ, देखो। अब मान लो आप 12 और 4 का एलसीएम नहीं निकाल रहे, आप किन्हीं और दो नंबर्स का निकालते हैं। आ जाओ, आप किन्हीं और दो नंबर्स का निकालते हैं। देखो, मान लो मैं 15 और 25 का निकाल रहा हूं। मान लो मैं 15 और 25 का एलसीएम एचसीएफ निकाल रहा हूं, सॉरी, है ना? तो बड़ा नंबर कौन सा बेटा? 25। सबसे पहले बेटा साइड में ये चीज जरूर करोगे जो मैं कर रहा हूं। रफ में करो तो भी काम चलेगा, फेयरली आपके पेपर में अटेम्प्ट करो, एग्जाम में अटेम्प्ट करो तो भी काम चलेगा। मैं तो यही कहूंगा कि जहां पे आप स्टेप्स लगा रहे होगे ना, साइड में ये चीज करना, गलती होने के चांसेस 0% हो जाते हैं वहां पे। बड़ा नंबर कौन सा है बेटा? 25। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? सर 15 से, छोटे नंबर से। तो 15 कितने पे जा रहा है बेटा? 1 पे। 15 वन जा 15। रिमाइंडर मेरे पास कितना आया बेटा? 0 1। क्या रिमाइंडर 0 आ गया? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा रुकना ना मेरे भाई। रिमाइंडर जब तक 0, सर करें क्या फिर? आगे डिवाइड थोड़ी हो रहा है भाई, मेरे ये डिवाइड थोड़ी सिखा रहा हूं मैं आपको, एचसीएफ निकालने की टेक्निक है क्या। अब जो मैं लाइन बोलने वाला हूं उसको प्यार से सुन लो, सिंपल लैंग्वेज में लाइन। जब रिमाइंडर पहले स्टेप में 0 नहीं आ रहा मेरे भाई, क्या करोगे? लास्ट डिवीजर, सुनो, लास्ट डिवीजर विल बी आर नेक्स्ट डिविडेंड। क्या बोल दिया सर? आजा मेरे भाई आजा, उस देसी देसी भाषा समझ ले, आजा। क्या बोला है मैंने बोला, मेरे को भी ये चीज होती है यार। मैं अभी जब कोई चीज अपने लेवल पे पढ़ता हूँ ना, कि मुझे पढ़ता है, जब टीचर पढ़ाता है ना देसी लैंग्वेज में, वहां फीलिंग आती है। मदर टंग से जब बंदा जुड़ता है ना, आजा इधर आजा, देख 15 है मेरे भाई। जब रिमाइंडर 0 नहीं आया ना, लास्ट डिवीजर शुड बी आर नेक्स्ट, विल बी आर नेक्स्ट डिविडेंड। ये अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए, पिछले नंबर से जिसको डिवाइड किया था ना, अगला डिविडेंड वही बन जाएगा, वो अगला डिविडेंड बन जाएगा। ये लो, ये जो डिवीजर था, जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ये नीचे उतरता रहेगा। फिर डिवाइड कर दो, 10 वन जा 10। अभी भी रिमाइंडर 0 आया है? नहीं आया। तो लास्ट जो अपना डिवीजर था वो नेक्स्ट डिविडेंड बन जाएगा। 5 टू जा 10, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। गेम खत्म, गेम खल्लास। करें? समझ आ गया ना? 15 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 10 आया। फिर 10 रख के 15 को डिविडेंड मान लिया, 10 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 5 आ गया। फिर अगला डिविडेंड कौन आएगा? 10 नहीं होता, अगला कौन आता? 5। ठीक करते रहोगे जब तक 0 ना आ जाए। अब मेन मुद्दे की ध्यान रखते, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। जो लास्ट में डिवीजर बचता है ना, अभी बोला मैंने, जिसकी वजह से 0 आता है रिमाइंडर, वही आपका एचसीएफ निकलता है ना? अब देखो नाउ, अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मैं सिर्फ यहां तक ध्यान दूं, यहां तक सिर्फ ये चीज नोट करना एक बारी। मेरी पहली डिवीजन यहां तक हुई थी बेटा, मैं इसको ना थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं एक बारी, और ये चीज देखो।
इसमें आपको ये चीज़ बहुत प्यार से अच्छे तरीके से समझ आएगी, क्योंकि अभी शुरुआत कर रहे हैं ना हम चैप्टर की। जैसे जैसे शुरुआत बढ़ती जाएगी ना, आपको मजा आना शुरू हो जाएगा चैप्टर में। देखो, इजीली तरीके से प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा सा मार्कर चेंज कर रहा हूँ मैं, इस चीज़ को प्यार से समझेंगे मेरे भाई। अपन ने क्या किया था यहाँ पे, इसको 10 से डिवाइड किया, क्वेश्चन मेरे पास 2 आया, रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया 0। सबसे पहले बेटा ये जो ब्लैक वाला पोर्शन है, सबसे पहले ब्लैक वाले पोर्शन पे आपने ध्यान देना है, फिर ब्लू वाले पोर्शन पे ध्यान देना है, फिर ये ग्रीन वाले पोर्शन पे ध्यान देना है। ये तीनों आपके यूक्लिड के स्टेप्स हैं, ये तीनों आपके यूक्लिड के स्टेप्स हैं। कैसे? मैंने पहले किसको डिवाइड किया, ए कौन है मेरा, ए है डिविडेंड। ए कौन होता है बेटा, डिविडेंड। स्पेलिंग में ना मैंने मास्टरी कर रखी है चलो डीवी लिख देते हैं इसको। बी मेरे पास कौन है बेटा, डिवीजर। हाँ सर आपको इसकी स्पेलिंग तो आती है बच्चे खतरनाक बैठे हैं भाई। देखो आर कौन है बेटा, रिमाइंडर है। ध्यान से देखना, अगर मैं इस स्टेप को देखूं, सबसे पहले मेरा डिविडेंड कौन था, 25 था। 25 को मैंने किससे डिवाइड किया था बेटा, 15 से डिवाइड किया था। 15 से डिवाइड करने पे क्वोशिएंट मेरे पास कितना आया था, 1। रिमाइंडर कितना आया था, 10। क्या रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा था या जीरो से बड़ा था? हाँ जी सर, बन गया स्टेप। कैसे? इधर आओ, 25 से मैंने डिवाइड किया, ये मेरे पास क्या हो गया, पहले स्टेप के लिए ए हो गया, ये मेरे पास पहले स्टेप के लिए बी हो गया, ये क्वोशिएंट मेरे पास पहले स्टेप के लिए क्यू हो गया, और ये मेरे पास पहले स्टेप के लिए रिमाइंडर हो गया। ठीक, अब आ जाओ अगले स्टेप पे। यही तो लिखा मैंने, ए बी क्यू आर की वैल्यू पुट की, और रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है, 10 हमेशा 15 से छोटा है, या जीरो से बड़ा है। ये तो बेटा पहला स्टेप हुआ। अब आ जाओ दूसरे स्टेप पे। पहला स्टेप हो गया, अब आ जाओ दूसरे स्टेप पे। अब ब्लू वाले पे हाईलाइट देखो, अब ब्लू मार्कर को देखो सिर्फ और सिर्फ। अगर मैं ब्लू वाली डिवीजन को नोट करूं, तो अब मेरा ए कौन है, अब मेरा बी कौन है, अब मेरा आर कौन है, और अब मेरा क्यू कौन है। बना दो स्टेप। 15 को डिवाइड किया गया, किससे डिवाइड किया, 10 से। 10 से डिवाइड करने पे क्वोशिएंट कितना आया, 1, प्लस रिमाइंडर कितना आया, 5। जहां पे जो रिमाइंडर है वो डिवीजर, अब इस ब्लू वाले पोर्शन के लिए डिवीजर कौन है बेटा, 10 है, तो वो 10 से तो छोटा ही है ना मेरी जान, तो ये हो गया। ठीक, अब हो गया खत्म। अब आ जाओ बेटा ग्रीन वाले पोर्शन पे, अब आ जाओ ग्रीन वाले पोर्शन पे, इधर आ जाओ। अब देखो रिमाइंडर अगर 5 है, अब ये जो है अगले स्टेप के लिए डिवीजर बन गया, ये अगले स्टेप के लिए डिविडेंड बन गया, ये अगले स्टेप के लिए मेरे भाई क्वोशिएंट बन गया, ये अगले स्टेप के लिए रिमाइंडर बन गया। डन है ना, समझ आ रहा होगा प्यार से। अब आ जाओ, किसको डिवाइड किया, 10 को डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया, कितने पे गया, 2 पे गया, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। लास्ट स्टेप ऑफ एल्गोरिदम टू फाइंड आउट द एचसीएफ बाय यूजिंग लेमा, जहां पे जो मेरे पास आर था यानी कि 0 था, वो 0 या 0 से बड़ा है, रिमाइंडर से मेरे पास छोटा, रिमाइंडर क्या था, 5। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, एचसीएफ इज इक्वल टू 5। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो समझ लो आपने पहले 2-3 क्वेश्चन एक्सरसाइज के पढ़ लिए। यही है, बस यही है, जो है यही है। मैं एग्जाम्पल ना हर वीडियो में जान के इसलिए देके जाता हूँ, जब भी कोई ऐसा टिपिकल सा टॉपिक आ जाता है ना, उसको ईजी करना मेरे लिए चैलेंज हो जाता है। और मैं समझ रहा हूँ ये चीज़ कि 99.9% बच्चों को समझ आ गया होगा, लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना कि क्वेश्चंस खुद से प्रैक्टिस मत करो। 4-5 आपको नंबर दे के जाऊंगा फिर विद देयर आंसर्स, तो उसको इसी स्टेप्स में लिख के देखना एक बारी कॉन्सेप्ट वीडियो के बाद, और मैं यही बोलूंगा कि वो करने के बाद फिर न्यूमेरिकल वीडियो पे जंप करना। ऐसे मत करना, सीधा जंप करोगे ना बेटा, खुद की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ऑब्वियस ही बात है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड वुमेन ऑल्सो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा जो है माहिर बनते जाओगे अपने काम में। मैं जितनी ज़्यादा सिलेबस को कंटिन्यू करवाता रहूँगा उतना मैं एक्सपीरियंस में माहिर बनता जाऊँगा, है ना। तो बेटा अब यहाँ पे मुद्दे की बात ये आती है कि सर जब आपने डिवीज़न ही सिखानी थी तो आपने यूक्लिड एल्गोरिदम लेमा इन सब की बातें क्यों करी। ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक बारी ध्यान से सुनना। यहाँ पे जो मैं हर स्टेप का यूज़ कर रहा हूँ वो है कौन एक्चुअल में,
वो है तो यूक्लिड लेमा ही। ये भी कौन है? यूक्लिड लेमा है। तो यही स्टेटमेंट तो रिपीट हो रही है बार बार, नंबर ही तो बदल रहे हैं। ये भी कौन है? यूक्लिड लेमा। इसलिए मैंने आपको लेमा सिखाया कि यूक्लिड बार बार चीख चीख के एक ही बात बोल रहे हैं कि ये लिखो ये लिखो ये लिखो, तो उसको लिख के दिखा दो, क्यों बेचारे को उदास कर रहे हो, है ना। अब कितने बार लेमा का यूज किया? कितनी बार यूज किया? 3 बार। वेल डिफाइन स्टेप्स के अंदर स्टेप नंबर 1, चाहे यहां पे अगर मेंशन करना भी चाहो तो भी कर सकते हो बेटा आप। बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन अगर आपका करने का मन है तो बिल्कुल ऐसा करोगे, लिखोगे स्टेप नंबर 1, आपके ऊपर है। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। नाउ अब मैंने बोला जब भी किसी चीज को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स का यूज किया जाता है तो उस स्टेप्स को क्या बोला जाता है बेटा? एल्गोरिदम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एल्गोरिदम बोला जाता है। फिर सर आपने ये भी तो बात बताई, अगर वो स्टेप्स कुछ और नहीं 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज किए जा रहे हैं, उसको क्या बोला जाएगा? यूक्लिड एल्गोरिदम बोला जाएगा। डन है? क्वेश्चन समझ आया? एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाऊंगा, उसके बाद सारी डेफिनेशन सारी चीज़ों का रिकैप करते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल करते हैं बेटा, उसके बाद रिकैप करेंगे और मैं क्वेश्चंस देके जाऊंगा आपको। वो 3-4 क्वेश्चंस बस करके देख लेना। मैं नहीं समझता आपको पहली एक्सरसाइज में कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आने वाली है। देखो उड़ा दे, मन नहीं कर रहा यार ये लिखना, ऐसे मेहनत करी मैंने, हाय राम। चलो कोई नहीं, बच्चों को तो आगे बढ़ाना ही है। जब भी मैं सजा दजा के लिखता हूँ ना, हर बच्चे के साथ होता होगा। पहला पेज जब आप 10 रुपए की नई कॉपी लाते हैं ना, 10 20 50 100 कॉपी लेके आते हैं, 3-4 पेज तो चमका चमका के लिखते हैं, ब्लू पेन ब्लैक पेन ये रेड पेन, लाइनें मार मार के ना, ये डिजाइन डिजाइन करके। क्या सर आप वही कर रहे हो? हैं 4 दिन बाद आप बदल जाओगे ना, मैं नहीं बदलूंगा, मेरे लिए वही पेज दोबारा हो जाएगा। मैं उसी पेज को रब कर रहा हूँ ना, अगला पेज तो यूज ही नहीं कर रहा, है ना। ये आदत होती है, मेरी भी आदत है। मैं नई कॉपी लाता हूँ, 4-5 पेज यूज किए है, चमका धमका के फुल ऐसे एनर्जी के साथ, ये रेड पेन से आपने हाईलाइट किया, ग्रीन पेन से हाईलाइट किया। गर्ल्स की ज्यादा आदत होती है ना। जैसे ही 5-6 पेज हुए, ले भाई आ जाते हैं अपने वाली पे, लो ले मारा गंद, ले मारा गंद। पर यहाँ पे मैं ये चीज नहीं करूंगा, चमका दमका के मस्त, समझ आएगा तुम्हें। और ये चीजें पता है क्या बेटा, थोड़ी बहुत होनी भी चाहिए। अलग अलग चीजें हाईलाइट करूंगा ना आपको वीडियो को, एक तो वीडियो बिल्कुल प्यार से समझ आएगी, दूसरा आपको वहां पे चमकता हुआ दिखेगा। जब मैं बोल रहा हूँ ग्रीन पोर्शन को देखो, मैं बोल रहा हूँ ब्लू पोर्शन को देखो, अब मुझे कुछ तो ग्रीन ब्लू ब्लैक करना पड़ेगा, मैथ में वो तो है नहीं, है ना। टिश्यूज बना दिए, हार्ट का शेप बना दी, बायो वाला काम तो है नहीं, बायो मेरे वैसे पल्ले से बाहर है। चलो आ जाओ, देखो अब मेरे भाई एक छोटा सा एग्जाम्पल उठाते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल उठाते हैं, एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल उठाते हैं। मैं एनसीईआरटी का पहला एग्जाम्पल तो बेटा आप कर चुके हैं, 2 नंबर का एचसीएफ निकाल चुके हैं, और उसने बस एचसीएफ बदल रखा है, मतलब नंबर्स बदले हुए हैं। अगला जो मेरे पास है क्वेश्चन बेटा, मैं एक क्वेश्चन उठा रहा हूँ, शो दैट, ये वैसे अगर देखना चाहो तो एग्जाम्पल नंबर 3 है आपका एनसीईआरटी का। शो दैट every positive odd integer, every positive odd integer every positive odd integer is of the form for q plus 1 or for q plus 3 where q is any integer, where q is any integer। कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, मैं जानता हूं, वही चीज मैं लिखने वाला हूं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, जो कि आना ही इसी टाइप का है, आपका सबसे पहला स्टेप होगा बेटा क्वेश्चन को समझना। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया, उसके बाद आपका स्टेप होगा डिवीजर ढूंढ के
डिवीज़र ढूंढ के बताऊंगा कैसे कैसे यूज़ कर रहा हूँ। डिवीज़र ढूंढ के एल्गोरिदम लगाना। कौन सा एल्गोरिदम? ऑब्वियस सी बात है, यूक्लिड एल्गोरिदम। ठीक, फिर उसके बाद कंडीशन पे डिपेंड करता क्या है, ये लो सिंपल लैंग्वेज में करते हैं, वन बाय वन बताता हूँ। ये 4 स्टेप याद रखना, सारे क्वेश्चन सॉल्व होके जाएंगे। आ जाओ, अब क्वेश्चन समझेंगे। पहला स्टेप, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे सिंपल तरीका, क्वेश्चन पढ़ो, एक एग्जांपल देख लो, आपको खुद को समझ आ जाएगा। वो कह रहा है फॉर एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, फॉर एनी पॉजिटिव, कोई भी ऑड इंटीजर उठा लो दुनिया में जितने, मैं किस पे बात कर रहा हूं, क्या है मेरे चैप्टर का नाम, तो मैं रियल नंबर पे बात कर रहा हूं। वो कह रहा है दुनिया का कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर उठा लो, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर उठा लो, वो हमेशा इस फॉर्म में होगा। इस फॉर्म का मतलब समझ रहे हो? लेमा क्या बोलता था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। चमक रही है बात, यहां पे पहुंचा रहा है। वो कह रहा है कोई भी ऐसा नंबर उठा लो जो इस तरीके से लिखा जा रहा है, 4q+3, 4q+3, 4q+1, यानी कि 4 तो वो b को बोल रहा है, डिवीजर को बोल रहा है, r वो किसको बोल रहा है, रिमाइंडर को बोल रहा है, q कहता है कुछ मर्जी हो, उसको फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, q कुछ मर्जी हो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब देखो बेटा, प्यार से सुनेंगे, इतनी बात तो आपको समझ आ गई। तो मैंने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया। सर मुझे अभी भी समझ नहीं आया कुछ बच्चों को, और मैं मानता हूं ये चीज होती है। वो कह रहा है बेटा दुनिया का कोई भी ऑड नंबर उठा लो, उठा लिया मैंने, 13 उठा लिया, आप 201, 225 कुछ मर्जी उठा लो, उसको जब 4 से डिवाइड किया जाएगा, 4q, बी क्यू प्लस आर, डिवीजर इनटू क्वेश्चन, डिवीजर कौन है मेरे भाई, 4, उसको जब 4 से डिवाइड किया जाएगा, डिवाइड होने के बाद वो कहता है क्वोशंट कुछ मर्जी आ जाए, मेरे को धेले का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा कौन आएगा, या तो हमेशा 1 आएगा या 3 आएगा। ये दुनिया का सच है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ये। और कोई नंबर उठा लो, ये लो 13 नहीं उठा रहे, 14, 15 उठा लो, 4, 4 तिया 12, रिमाइंडर मेरे पास कितना बचा बेटा, 3, हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 और 3 आएगा। दुनिया का कोई भी पॉजिटिव ऑड नंबर होना चाहिए। अब ये चीज जब आपको समझ आ गई, जो कि 3-4 क्वेश्चंस के करने के बाद ऐसे समझ आएगी, अगर ये चीज अब आपको समझ आ गई मेरे भाई, अब मुद्दे की बात है, आपने इस पे हाईलाइट करना है। जैसे ही क्वेश्चन आए ना, 3-4 चीजों पे हाईलाइट करना। पहली चीज कि मेरा बी कौन है और आर कौन है, चमक गया, B4 है, R1 है, B4 है, R3, और R को 1, 3 अपन ने प्रूव करना है। और A कौन है, A एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। बस ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर लिया। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद डिवीजर पहचानना है, पहचान लिया, 4 है, स्टेप खत्म। अब एल्गोरिदम लगाओ, आजो 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 आजो, बिल्कुल प्यार से आजो। देखो ध्यान से सुनना जो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ। अकॉर्डिंग टू, ये क्वेश्चंस की स्टार्ट हो रही है बेटा, सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिदम, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिदम, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मेरे भाई, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज लेस देन b ग्रेटर देन इक्वल टू 0? हाँ सर बोल लो, कितनी बारी तो समझा दिया। जब ये वाली पोजीशन आ जाती है ना सर, बस एक भी चीज बार बार, बस समझ जो फिट है उसको टाइट करने का काम आपका है, सेल्फ स्टडी से। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब अगर क्वेश्चन पे देखा जाए, अब अगर क्वेश्चन की तरफ ध्यान दिया जाए, तो क्वेश्चन के अंदर b की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 4 दे रखी है। क्वेश्चन समझा, डिवीजर पे आए, डिवीजर की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 4 दे रखी है। अगर डिवीजर की वैल्यू 4 है, सो आर हमेशा क्या होता है बेटा, ध्यान से देखना, आर किससे छोटा होता है, डिवीजर से छोटा होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है। तो 0 भी हो सकता है रिमाइंडर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, और 3 भी हो सकता है। ये 4 रिमाइंडर हो सकते हैं।
4 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मैंने बोला है यहाँ इक्वल का साइन नहीं है। डिवीजर जो है वो सॉरी रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवीजर से छोटा होगा। डन हुआ बेटा बात? अगर लगे थोड़ा सा भी बोरिंग हो रहा है, 1 मिनट के लिए पॉज करके पानी पी लो। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारे से अच्छे तरीके से करेंगे ये क्वेश्चन। अगर आपको समझ आ गया, आपको 99% पहली एक्सरसाइज समझ आ गई। आ जाओ। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरा डिवीजर 4 है, तो लेमा तो ये बोलता है कि रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है। मतलब एक बार आर की वैल्यू 0 पॉसिबल है, एक बार आर की वैल्यू 1 पॉसिबल है, एक बार आर की वैल्यू 2 पॉसिबल है, एक बार आर की वैल्यू 3 पॉसिबल है। हमें प्रूव क्या करके दिखाना है? आर की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ क्या होएगी? 1 और 3 होएगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला केस नेग्लेक्ट होने वाला है। इसका आइडिया तो मिल चुका है। अब देखो बेटा, कुछ नहीं करना है, बार बार यही स्टेप्स लिख दो। अगर मेरा आर 0 है तो ए को कैसे लिखा जाएगा? बी क्यू प्लस आर। बी कितना है बेटा? 4। क्वेश्चन से कुछ इसको फर्क नहीं पड़ रहा। बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू में बी क्यू प्लस आर। मैंने ए की वैल्यू 4 पुट कर दी, और सॉरी ए की वैल्यू ए रहने दी, बी की वैल्यू 4 पुट कर दी, आर की वैल्यू 0 1 2 3 फॉर पॉसिबल। और हम यहाँ पे जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बात कर रहे हैं ना बेटा, वो ये वाला नंबर है, वो डिविडेंड की बात कर रहा है। मैंने आपको एग्जांपल बताया था ना, किसी भी ऑड नंबर को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। किसी भी ऑड नंबर को डिविडेंड की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये पॉसिबल हो गया। अब इसको तो बेटा मैं 4 क्यों लिख सकता हूँ? अब मुझे पहचानना क्या है? मुझे इसमें से ऑड नंबर पहचानना है, क्योंकि हम सिर्फ ऑड नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। ऑड नंबर और इवन नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज इवन, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज ऑड। सिंपल लैंग्वेज। तो क्या मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूं बेटा? क्या मैं इसमें से 2 कॉमन ले सकता हूं? बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। अगर कॉमन ले सकते हैं, इसका मतलब ये नंबर मेरे पास क्या हुआ? एक इवन नंबर हुआ। ये तो ऑड है ही नहीं, मतलब ये तो मेरा केस नेग्लेक्ट होने वाली बात होगी। यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं बेटा? नहीं ले सकते। तो ये मेरे पास क्या हो गया बेटा? एक ऑड नंबर हो गया। यहाँ पे हम 2 लेके कॉमन आ सकते हैं, यहाँ पे 2 कॉमन आ सकता है, ये बचेगा 2q और प्लस में 1। तो अगर 2 पूरे में से कॉमन आ सकता है तो क्या ये एक ऑड नंबर है? नहीं, ये तो एक इवन नंबर है। यहाँ पे 2 कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है। 2 इसमें से तो कॉमन आ जाएगा, इसमें से नहीं आ रहा ना मेरे भाई। अब देखो क्वेश्चन प्रूव नहीं हो गया। वो कह रहा था जब भी ऑड नंबर आएगा, रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा? रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा? एक तो बचेगा 1। अगर ऑड नंबर आएगा तो रिमाइंडर हमेशा क्या बचेगा? 3। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अपन ने क्वेश्चन पे फोकस करा, डिवीजर पे फोकस करा, एल्गोरिदम पे गए, उसके बाद कंडीशन देखी। उसकी कंडीशन है कि ऑड नंबर ढूंढ लो। हमने ढूंढ लिए। अब अगर आपको ये चीज बिल्कुल प्यार से समझ आई, एक छोटा सा रिकैप देखो, ये चीज समझ आई, तो मैं ये चाहूंगा जो चीज अब मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ उस चीज का आप यूज करो। क्योंकि जैसे जैसे बेटा मैं क्वेश्चंस के लेवल को अप करूंगा ना, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, बी फ्रैंक, चाहे वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो, इन क्वेश्चंस की प्रेजेंटेशन के ही नंबर है। हर एक लाइन मिस करना दैट मीन्स योर मार्किंग स्कीम, आपसे जो सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, चेकिंग में ड्यूटी मेरी भी आती है तो मुझे पता है कि क्या मार्किंग स्कीम रहती है हमारी। तो मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि किस इन क्वेश्चंस के अंदर थियोरेटिकल पार्ट में, थियोरेटिकल कोई भी क्वेश्चन आए ना बेटा, टीचर को नंबर किस चीज़ के देने हैं? आपकी थ्योरी के देने हैं, जितनी थ्योरी आप लिखोगे। और मुश्किल से पूरे मैथ में ना, मैं फ्रेंकली बोलूँ तो 2 या 3 एक्सरसाइज हैं 10th में जो थ्योरी वाली है, उनमें से एक ही है, लेकिन ये बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो मैं एक बार रिकैप दे रहा हूँ, उसके बाद एक चीज़ लिख के जाऊँगा यहाँ पे, ठीक है ना? वो चीज़ आपको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन में और ज़्यादा काम आएगी, हाईलाइट करेगी उस चीज़ को, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सबसे पहले आप क्या बोलोगे? जो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड लेमा एल्गोरिदम, सर ये होता है। उसके बाद आपने देख लिया कि b की वैल्यू कितनी है बेटा, डिवीजर पहचान लिया, सर b की वैल्यू 4 है। अगर b की वैल्यू 4 है तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा? 4 से छोटा। 4 से छोटा, 0 से बड़ा, 0 या 0 से बड़ा, पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं ना। तो r को एक बार 0 1 2 3 पुट कर दिया यहाँ पे, और b तो 4 था ही,
फिर उसमें से अब देख लिया कि क्वेश्चन की कंडीशन क्या है। क्वेश्चन की कंडीशन है कि ऑड नंबर पहचान लो, इवन पहचान लो। हमने जैसे ही ऑड नंबर पहचाना 2 कॉमन लेने के बाद हमें वैसे ही पता चल गया कि रिमाइंडर 1 आ रहा है और 3 आ रहा है। यही तो प्रूव करना था, रिमाइंडर या तो 1 आना चाहिए या 3 आना चाहिए। अब जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। बहुत सारे बच्चे बेटा इस चीज़ को क्या करके चलेंगे, ये चीज़ हमने करनी है मेरे भाई, ठीक है। 4Q है ना, इसको ऐसा लिख दो, चाहे देखो 4Q, ये आने वाले क्वेश्चन में अभी आपको पता नहीं चलेगा कि मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ, आप कहोगे वही चीज़ लिख रहा हूँ मैं। जैसे ही मैं क्वेश्चन लेवल अप कर जाऊंगा अपना सॉरी एक्सरसाइज के ऊपर, एक यहाँ पे स्टेप लिखूंगा, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर करके जाएगा। देखो ये किस में था बेटा, 4Q + 0 की फॉर्म में था। लास्ट में ये जरूर लिख के जाना, ये किस में था बेटा, 4Q + 1 की फॉर्म में था। ये किस में था बेटा, 4Q + 2 की फॉर्म में था। ये किस में था बेटा, 4Q + 3 की फॉर्म में था। इस चीज़ को हाईलाइट कर देना कि ऑड नंबर के केस में रिमाइंडर मेरे पास कितना आया, 1। ऑड नंबर के केस में रिमाइंडर मेरे पास कितना आया, 3। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आप कहोगे सर अभी तो समझा दिया, दोबारा क्यों लिख रहे हो। बताऊंगा बेटा, आगे वाले क्वेश्चंस में पता क्या होगा, क्यू का हमें पता ही नहीं होगा, यहाँ पे बड़ा सारा नंबर आ जाएगा, आप उसको एम नाम दे देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर से फर्क पड़ रहा है कि प्लस में कौन सा रिमाइंडर बच रहा है, हमें क्वेश्चन से फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो कह रहा है क्यू है, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, तो इस चीज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट लाइन आप इस क्वेश्चन की क्या लिख दोगे, सेम चेप दोगे। सो लास्ट लाइन, सो every positive odd number is of the form 4Q + 1 और 4Q + 3। तो दुनिया का हर एक नंबर जो ऑड है और पॉजिटिव है, उसको अगर 4 से डिवाइड किया जाए, हमेशा क्या बचेगा, रिमाइंडर 1 बचेगा और 3 बचेगा। कोई भी बड़े से बड़ा एग्जाम्पल उठा के देख लेना रियल लाइफ का, मान लो मैंने 105 उठा लिया ऑड है, 1051 उठा लिया ऑड है, करें इसको 4 से डिवाइड, ये लो 4, 4 दूना 8, कितना रिमाइंडर बचा बेटा 2, 5 मैंने लिख लिया, 6 चौके 24, 6 4 ज़ा 24, कितना रिमाइंडर आया बेटा यहाँ पे, 5 - 4 1, एक और उतार लिया, 4 4 3 12, 4 दूना 8, रिमाइंडर कितना आया मेरे भाई, रिमाइंडर तो 3 आ गया ना। रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा या 3 आएगा जब भी ऑड नंबर को 4 से डिवाइड करोगे। अब मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया था, 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे दे के जाता हूँ ये चीज़ सोल्व करनी है आपने। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा आपके वर्क में ये चीज़ ऐड करेंगे, उसके बाद बस वीडियो का बैकअप करते हैं एक तरह से रिकैप करके, उसके बाद बैकअप करते हैं, है ना। बोरिंग हो रही है आप सभी के लिए, समझ रहा हूँ, पहला टॉपिक है, थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ सर ये थ्योरी आ गई, लेकिन इसको इंटरेस्टिंग वैसे करोगे बहुत प्यार से समझ आएगा। बस 1-2 एक्सरसाइज है, पहली सीढ़ी चढ़नी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, पहला डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है, पहली सीढ़ी चढ़ोगे उसके बाद तो मैं ही खींच लूंगा आपको, ठीक है। वर्क है देखो, पहला HCF निकालना है, इन 2 नंबर का HCF निकालना है आपने। प्राइम फैक्टराइजेशन लगाने ना बैठ जाना, मैं एक यूक्लिड स्पेशल लिख देता हूँ, एक खतरनाक बच्चे जो है ना उनसे बच के रहना पड़ता है, यहाँ पे यूक्लिड लेमा का यूज करना है, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन जो 5वीं 6ठी क्लास में हमने बहुत बार कर लिया। एक और बड़ा सा नंबर उठा लो, 1150 2250, एक ये उठा लो 125625, ये लो, ठीक। ये 3 क्वेश्चन करने हैं बेटा। चौथा एक और लिखो, रिमाइंडर जब HCF मेरे पास 1 बने, 125 और इधर से 81, ठीक। इन चारों का बेटा आपने यूक्लिड लेमा की हेल्प से आपने करना है, HCF निकालना है। अब नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है मेरे भाई, अब आपको इसके बारे में शो दैट, इस टाइप का क्वेश्चन मैं एक देके जाता हूं। एवरी पॉजिटिव इवन नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2Q। एक ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना बेटा। एक क्वेश्चन और देके जा रहा हूं यहाँ पे, जो NCERT का ही एक्चुअली में क्वेश्चन है एक्सरसाइज का,
दूसरा क्वेश्चन है, लेकिन अगली वीडियो के अंदर डेफिनेटली मैं कराऊंगा, पर ये क्वेश्चन अगर आप कर लोगे ना खुद से, मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी सारे क्वेश्चन, तो ये सारे क्वेश्चन कवर अप करके जाएगा। वो कह रहा है एवरी पॉजिटिव ऑड नंबर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 1 6q + 3 6q + 3 और 6q + 5। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे कैसे। वो कह रहा है कोई भी इवन नंबर है वो 2q फॉर्म में होना चाहिए। क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो गया। 2q फॉर्म में मतलब कि 2 से डिवाइड करें, क्वेश्चन कुछ मर्जी आए लेकिन रिमाइंडर क्या आए, कुछ भी नहीं है तो मतलब 0 आए, तो डिवीजर निकाल लिया, एल्गोरिदम निकाल के क्वेश्चन को सोल्व कर देना। अगला डिवीजर दे रखा है बेटा 6, वो कह रहा है क्वेश्चन कुछ मर्जी आई, रिमाइंडर या तो 1 आना चाहिए या 3 आना चाहिए 5 आना चाहिए, और वो नंबर कौन सा होगा, ऑड। सेम इस टाइप का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन करोगे दिल से मुझे खुशी होगी। फिर से एक चीज बोलूंगा, छोटा सा रिकैप करते हैं। आज हमने बेटा 4 चीजों के बारे में बात की, ठीक। पहली चीज थी अपने पास कि लेमा क्या होता है। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट, है ना, विच इज यूज टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। एक ऐसी स्टेटमेंट जो पहले से ही दुनिया का सच है, उसको किसी और सच को प्रूव करने के लिए यूज किया जा रहा है, दैट इज नोन एज द लेमा। फिर अपा ने, मेरे भाई अपा ने पढ़ा यूक्लिड, सॉरी क्या पढ़ा, यूक्लिड एल्गोरिदम, सॉरी लेमा पढ़ा। उसके बाद अपन ने पढ़ा यूक्लिड लेमा। क्या सर आपको याद नहीं रह रहा, हमें क्या रहेगा। याददाश्त की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। यूक्लिड लेमा के बारे में बात करी। यूक्लिड लेमा में अपन ने सीखा कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द, मतलब स्टेटमेंट को लिख सकते हैं रिमाइंडर वाली फॉर्म में। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जहां रिमाइंडर बी से हमेशा यानी कि डिवीजर से छोटा होता है, जीरो है जीरो से बड़ा होता है। फिर अपन ने सीखा एल्गोरिदम क्या होता है। तो ऐसे स्टेप्स जिनको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, उन सारे स्टेप्स की सीरीज को बोला जाता है एल्गोरिदम। फिर यूक्लिड एल्गोरिदम, उन सारी सीरीज के अंदर किस चीज का यूज होगा, अगर आप एचसीएफ निकालने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उन सारे स्टेप्स के सीरीज को क्या बोला जाएगा, यूक्लिड एल्गोरिदम। और हर स्टेप के अंदर अपन ने क्या लगाया था, यूक्लिड लेमा लगाया था, ये कनेक्शन हुआ। फिर अपन ने उससे रिलेटेड 2 तरह के क्वेश्चन पढ़े। पहला क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड आउट द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर बाय यूजिंग यूक्लिड लेमा, इस तरह से क्वेश्चन पढ़े। और या एवरी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, जहां पे हम एल्गोरिदम का सॉरी लेमा का डेफिनेटली यूज करते ही करते हैं। तो ये छोटा सा रिकैप था। फिर से एक चीज बोलूंगा बेटा, भरोसा रखना कंटेंट पे, भरोसा रखना मेरे पे। पहली सीढ़ी चढ़ जाओ, 1000 सीढ़ियाँ हैं, कितनी सीढ़ियाँ अपने पास, 15 सीढ़ियाँ हैं। 15 में मान लो 4-5 एक्सरसाइज की एवरेज उठाएं, ठीक है, 15 5 75 75। पहली सीढ़ी चढ़ जाओ, आगे मैं खुद खींच लूंगा आपको, आगे खींचने का काम मेरा है, और खींचूंगा एक एक सीढ़ी चढ़ के, घसीटने वाला काम नहीं करूंगा। एक एक सीढ़ी चढ़ाऊंगा, एक एक कदम, बेबी स्टेप से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा स्टेप्स की जो है वो विड्थ बढ़ाएंगे, फिर लॉन्ग जंप पे आएंगे अपन, ठीक है ना। नदी पार करनी है, मिलके करेंगे, जो करेंगे मिलके करेंगे, मजेदार तरीके से करेंगे, बोरिंग तरीके से हम लोग नहीं पढ़ने वाले। मजा आएगा आपको हर एक क्वेश्चन करने को, हर टाइप के बच्चे को मजा आएगा। टाइप के बच्चे का मतलब है ये नहीं है कि उसको अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ। किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है। बच्चे कहते हैं सर आपने माइंड हमारे वो बोल रहे हो, हर टाइप का बच्चा, कोई मैं क्या स्लो लर्नर हूँ क्या, नहीं बेटा। स्लो लर्नर होना कोई बुरी बात नहीं है। मैं साइंस का स्लो लर्नर हूँ, मैं मैथ्स का एक अच्छा टीचर हूँ, पर मेरे को साइंस समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि मेरा साइंस फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, मैं जनरेट इंटरेस्ट नहीं कर सकता साइंस के अंदर, ये चीज़ मेरा फीडबैक है। अब जो चीज़ आपकी सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उसको पकड़ना है, ठीक। लेकिन मैंने पढ़ा उस चीज़ को, पढ़ा उस चीज़ को, समझा, टीचर्स की हर कई बात को माना, हालांकि मेरा इंटरेस्ट मैथ में था, वो आपको पता ही है क्यों। चलो, और दूसरी बात जो यहाँ पे प्रॉमिस जो मैंने आपको किया है 101% वो प्रूव होगा ही होगा। आपको हर चीज़ यहाँ पे पता चल जाएगी। बच्चे आजकल पूरे शातिर हो चुके हैं, एक वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि सर ये चीज़ रह गई, ये चीज़ रह गई, उसी टाइम आपको पता चल जाएगा नहीं सर प्रॉमिस खत्म हो रहा है। तो प्रॉमिस तो मैं पूरा करके जाऊँगा, क्योंकि मुझे खुद को प्रूव करना है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ बेटा, कोई भी वीडियो अगर बोरिंग लगती है, फ्रैंकली बोल रहा हूँ मैं, ये चीज़ होता है, कोई भी वीडियो बोरिंग लगती है इसका मतलब आप फोकस से नहीं बैठे, ठीक है। चाहे वो वीडियो 1.5 घंटे की है, चाहे वो वीडियो आधे घंटे की है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि 40 मिनट 30 मिनट्स के बाद आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा एक बार पॉज लेना चाहिए, वहाँ पे पॉज ले लो, कोई गलत बात नहीं है, 2-3 मिनट का पॉज लेना चाहिए।
माइंड को थोड़ा सा एक्टिव करके पानी वानी पी के एक आधा गाना सुन के फिर दोबारा शुरू कर दो, ठीक है। तीसरी चीज़, जिस तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर होगा कॉन्सेप्ट, न्यूमेरिकल्स, फिर उसके बाद लेवल अप मैं आपको करूँगा, उसी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपने चलना है। कंटेंट की मैं वही बोल रहा हूँ, हमारी तरफ से पूरी जिम्मेवारी रहेगी, पूरी टीम की जिम्मेवारी रहेगी, डिपेंड करता है आपकी मेहनत, ठीक है ना। प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा निखरते जाओगे, उतना ज़्यादा जो है वो एडवांस लेवल पे पहुंचते जाओगे। करें बेटा, पैकअप करते हैं। आज का जो टॉपिक था, मुझे आपने जितनी भी देर की ये वीडियो बनी, 40 मिनट 50 मिनट 1 आवर, मुझे इतनी देर सहन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। ये टॉपिक अगर आपने यहाँ तक सहन कर लिया तो समझ लो आपके लिए मैथ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वानी एजुकेशन के साथ। तो मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, एक नए फ्रेश स्टार्ट के साथ। इसी तरीके से अपनी मेहनत को जारी रखो, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।